हेलो नमस्कार दोस्तों। चेन ऑर्बिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास का बैच। इतिहास के बैच में हम प्राचीन इतिहास से आधुनिक इतिहास तक की सभी क्लासों को कवर करेंगे। इसमें कुछ भी छोड़ देंगे नहीं, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम सारी हिस्ट्री को पढ़ेंगे शुरू से अंत तक। और इसी तरह और सब्जेक्ट की भी वीडियो आएगी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस पे हम पहले हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद पॉलिटी का भी बैच स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी का भी बैच स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स का भी बैच स्टार्ट करेंगे, साइंस का भी बैच स्टार्ट करेंगे, मतलब विज्ञान का भी बैच स्टार्ट करेंगे। विज्ञान में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो इसी तरह हर चीज का बैच स्टार्ट करेंगे। इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आपको कोई दिक्कत ना आए आगे वीडियो ढूंढने में। यूट्यूब पर यदि आपके आगे वीडियो आ गया है, क्या पता दूसरी वीडियो आपके आगे ना आए, आप हमारे बैच से वंचित न रह जाएं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाषाण युग और हड़प्पा सभ्यता से पहले की जो घटनाएं हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ठीक है। पाषाण युग से पहले हमने दो बातें पढ़नी है। एक तो इतिहास के स्रोत क्या है, और दूसरा पढ़ना इतिहास का विभाजन कितने कालखंडों में किया गया है। ये दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है ये पढ़ के उसके बाद पाषाण युग हम स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे हम इतिहास के स्रोत कौन से हैं। इतिहास किस तरह से जाना जाता है कि इतिहास की हम खोज करेंगे, जैसे कोई भी चीज हमने खोजी तो वो स्रोत कौन से हैं जिनसे हम जानते हैं कि इतिहास हमारा कैसा कैसा था, किस टाइम क्या हुआ, ये पत्थर के औजार हमने खोजे, कैसे खोजे। तो स्रोत वही है। स्रोत क्या होता है, जैसे पानी का स्रोत होता है, पानी का स्रोत क्या होता है, नदी, नाला या फिर कुआं पानी का स्रोत होता है, जहां से हमें पानी मिलता है। तो इतिहास हमें कहाँ से मिलता है? इतिहास हमें मुख्यतः इन स्रोतों से ही मिलता है। ये स्रोत क्या है, पहले हम वही देखेंगे। ये स्रोत हमारे तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के कौन से होते हैं? एक होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हो गया साहित्यिक स्रोत, और तीसरा हो गया हमारा विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। विदेशी जो यात्री आए थे, कोई भी यात्री, इब्न तूता हो गया, हिसांग हो गया, फेनयांग हो गया या इत्सिंग हो गया, जो भी यात्री आए थे उनने जो हमारे देश के बारे में लिखा, उससे भी हम इतिहास के बारे में जानते हैं। यही स्रोत है। तो ये तीन तरह के स्रोत होते हैं, विदेशी, वृत्तांत, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। ये तीन तरह के स्रोत है हमारे। पहला स्रोत हो गया पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हो गया साहित्यिक स्रोत, और तीसरा हो गया विदेशी वृत्तांत। ठीक है। पहले भी आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत पे। पुरातात्विक स्रोत भी क्या है कि ये भी आगे कई तरह के हो जाते हैं। ठीक है। इनके भी आगे भाग है, भाग नहीं कह सकते हम, मतलब ये भी कई तरह के होते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत में हो गया आपके कुछ सिक्के मिले हैं कहीं से, जैसे कि पुरातत्वविदों ने खोज की, कहीं खुदाई की, और खुदाई करते हुए उनको सिक्के मिल गए। वो भी पुरातात्विक स्रोत की कहे जाएंगे। आपके पहले हो गया आपका सिक्के, दूसरा नंबर हो गया आपका अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख तो आपको पता ही होगा। अभिलेख क्या होते हैं? जो भी शिलालेख या फिर जो भी लेख पत्थर पे या फिर किसी धातु पे मिला है, उसको अभिलेख बोलते हैं। ठीक है। उसमें शिलालेख भी आ गए आपके, और त्राम पत्र भी उसमें आ गए, भोजपत्र भी उसमें आ गए। इसी तरह के पत्र अभिलेख में आ गए। उसके बाद आपके स्मारक आ गए। स्मारक जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, वो भी हमारे पुरातात्विक स्रोत में ही आते हैं। तीसरा हो गया स्मारक। स्मारक के बाद चार नंबर पे आ गए हमारे, जैसे मंदिर आ गए। मंदिर वैसे स्मारक में ले सकते हैं हम, मगर ये अलग ले लेते हैं, थोड़ा धार्मिक हो गया ये। उसके बाद नंबर 5 में आ गया हमारा मूर्तियां। इसके बाद आ गए हमारे पत्थर के औजार। उसके बाद कुछ गुप्त चित्र या भित्ति चित्र भी होते हैं। गुप्त चित्र या भित्ति चित्र, ठीक है। गुप्त चित्र जो किसी चीज में बनाए हो, उस गुप्ती से, सीक्रेट रूप से बनाए हो, वो गुप्त चित्र होते हैं। और दूसरा हो गया हमारा भित्ति चित्र। भित्ति चित्र मतलब दीवार के ऊपर बनाए गए चित्र ही भित्ति चित्र कहलाते हैं। भित्ति क्या होगी? दीवार होगी, और चित्र उसके ऊपर जो चित्र बनाए गए। ये हो गए जो हमारे पुरातात्विक स्रोत के उदाहरण। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम साहित्यिक स्रोत पे। साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन से? पहला आ गया धार्मिक, और दूसरा आ गया जी हमारा लौकिक स्रोत। लौकिक पहले समझ लेते हैं साहित्यिक क्या है।
साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत वो स्रोत हैं जो हमें लिखे मिलते हैं, कहीं ना कहीं कोई किताब मिल गई या फिर कोई पन्ना मिल गया, कोई पांडुलिपि मिल गई, वो हमारे साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला धार्मिक हो गया, धार्मिक में हमारी धार्मिक किताबें सभी आ गई, जैसे महाभारत आ गई, रामायण आ गई, उपनिषद आ गए, वेद आ गए, ये धार्मिक स्रोत अपने। दूसरा पार्ट है इसका लौकिक स्रोत। लौकिक स्रोत क्या है? जो लोगों के द्वारा धर्म के रूप में नहीं लिखी गई बुक, मतलब कि धर्म के ऊपर नहीं लिखी गई, मगर लोगों की जिंदगी, सामाजिक रहन सहन या फिर राजनीति से रिलेटेड कोई बुक है, वो बुक आ गई हमारी लौकिक साहित्यिक स्रोत में। ठीक है। धार्मिक में आ गए हमारे कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी धर्म से जुड़ी किताब, वो धार्मिक में आ गए। और लौकिक में आ गए हमारे उनसे अलग जो भी है वो लौकिक में आ गए। इसके बाद विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। वृत्तांत क्या है? वृत्तांत उन्होंने हमारे देश के बारे में या उस चीज के बारे में जो कुछ लिखा है, ये है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। ठीक है। जैसे कि हेसांग, हेसांग आया अपने देश में, हेसांग, फाहयान, उसके बाद इत्सिंग, एक आया इब्न तूता। इन्होंने जो बुकें लिखी, इन्होंने जो किताब लिखी, उन किताबों में अपने देश के बारे में या उस जगह के बारे में कुछ ना कुछ मिलता है। सामाजिक उसके रीति रिवाज जो होते हैं, या राजनीति उस टाइम कैसी थी, या लोग कैसे रहते थे, ऐसा उन्होंने लिखा। के द्वारा जो लिखा गया, उसमें से हमने हमारे इतिहास के बारे में कुछ चीजें खोजी, उसको बोलते हैं विदेशी वृत्तांत। मतलब विदेशी यात्रियों के द्वारा जो बातें कही या जो बातें लिखी गई, वो विदेशी वृत्तांत है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं कहीं घूमने गया, दूसरे देश में घूमने गया, और मैंने उस पर एक किताब लिख दी। ठीक है। अब एक किताब लिख दी 2026 में। किताब लिखने के बाद उस देश का रहन सहन कैसा है, उस देश के लोग कैसे, उस देश के रीति रिवाज कैसे, उस देश के बारे में लिख दी मैंने। लिखने के बाद क्या हुआ कि 5-10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल, 200 साल के बाद कोई यदि उसको पढ़ेगा तो उसको अपने देश के इतिहास के बारे में पता चलेगा। यही विदेशी वृत्तांत है। विदेशी वृत्तांत और कुछ नहीं होता है। ठीक है। ये थे आपके स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत ये थे। पहला पुरातात्विक, फिर साहित्यिक, फिर विदेशी वृत्तांत। ठीक है। ये 3 तरह के स्रोत थे। और इसके भी आगे भाग आगे, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में अपने सिक्के आ गए, अभिलेख आ गए। सिक्के अभिलेख का आपको पता चल गया। स्मारक, स्मारक जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया। उसके बाद मंदिर आ गए, मूर्तियां आ गई, पत्थर के औजार आ गए, या भित्ति चित्र आ गए। ठीक है। ये हो गया आपके पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद जो भी किताबें आ गई वो साहित्यिक स्रोत में आएगी। किताबें भी दो प्रकार की है साहित्यिक स्रोत में। एक तो धार्मिक, एक लौकिक। धार्मिक जो धर्म के ऊपर लिखी गई है, उपनिषद हो गए, वेद हो गए, कुछ भी हो गया। और जो लौकिक है उनसे अलग, धर्म की बुक से अलग, जो राजनीति पे लिखी गई है, अर्थशास्त्र पे लिखी गई है। चाणक्य की अर्थशास्त्र है, जो चंद्रगुप्त के गुरु थे, उनकी जो अर्थशास्त्र है वो लौकिक में आ जाएगी। उसके बाद बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई जो हर्षचरित है, वो भी इसमें आ जाएगी। ठीक है। इस तरह की जो बुकें हैं धार्मिक से अलग हैं, तो वो लौकिक में आ जाएगी। उसके बाद विदेशी वृत्तांत का मैंने बता दिया। जो भी विदेशी यात्री आता है वो किसी देश के बारे में कुछ ना कुछ लिखता था पहले, मगर अब कुछ लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखते, और वो आगे जाके इतिहास के रूप में छप जाता है कि वो देश ऐसा था, उसकी राजनीति ऐसी थी, उसकी सामाजिक समझ ऐसी थी। तो इस तरह होता है, ये विदेशी वृत्तांत कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं इतिहास का विभाजन। अब आ जाएंगे इतिहास के विभाजन पे। इतिहास का विभाजन आपका 3 कालखंडों में बांटा है इन्होंने। जो इतिहासकार हैं अपने, ये या जो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने 3 कालखंडों में बांटा। 3 कालखंड कौन से है? एक तो आपका हो गया प्राक-ऐतिहासिक। नंबर 1 क्या हो गया? प्राक-ऐतिहासिक। प्राग-ऐतिहासिक। नंबर 2 हो गया आपका आद्य-ऐतिहासिक। और नंबर 3 हो गया आपका ऐतिहासिक। इतिहास को मुख्यतः इन 3 कालखंडों में बांटा। उसके बाद आ जाते हैं, मतलब जो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक के भी आगे कालखंड हो गए, मैं आगे बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं प्राक इतिहास। प्राक ऐतिहासिक वो इतिहास होता है जिसके बारे में कुछ हमें लिखा मिला ही नहीं, जिसके बारे में हमें नॉलेज तो है मगर वो पुरातात्विक स्रोतों से ही आई है, कुछ लिखा नहीं मिला, कुछ भी लिखावट नहीं मिली, कोई लिपि नहीं मिली, कोई कहीं भित्ति चित्र नहीं मिला उसके बारे में, प्राक इतिहास के बारे में। तो उसको बोलते हैं प्राक इतिहास। ठीक है। उसमें आ गया आपका पाषाण युग आ गया। पाषाण युग के बारे में हमें लिखा कहीं नहीं मिला। बस हमने क्या है कि कुछ औजार मिल गए हैं, कुछ जैसे बर्तन वगैरह मिल गए हैं, या फिर गड़े वगैरह मिल गए, उनसे हिसाब लगाया हमने कि ऐसे ऐसे लोग होंगे, ऐसे ऐसे रहते होंगे, वो इस तरह खाना पकाते होंगे, इस तरह समाज में रहते होंगे, इस तरह उनका समाज होगा, इस तरह परिवार होगा। यही हमने उनसे जाना है। हमने कहीं लिखा नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है उनका हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं
आद्य इतिहास, इसमें आ गया पाषाण युग या पाषाण युग से पहले आपका। इसमें आ गया आद्य इतिहास। पहले समझ लेते हैं क्या होता है आद्य इतिहास। वो इतिहास होता है जो हमें लिखा तो मिला है मगर अब तक हम पढ़ नहीं सके उसके बारे में। लिखा तो हमें मिल गया, जैसे कि कोई बुक मिल गई, जैसे मैं मुझे चाइनीज भाषा नहीं आती और चाइनीज भाषा की मुझे बुक तो मिल गई मगर मैं उसे पढ़ नहीं सकता, उसमें क्या लिख रखा क्या नहीं लिख रखा। मतलब आद्य इतिहास वो होता है जो हमें मिला तो है उसका लिखा मगर हम उसे पढ़ नहीं सकते। इसमें आ गया आपका हड़प्पा सभ्यता, इसमें आ गया आपका पाषाण युग पहले वाले में। उसके बाद इसमें आद्य इतिहास में आ गया हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में हम कल वाली वीडियो में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता ये हमारा आद्य इतिहास। आज हम पढ़ेंगे पाषाण युग मतलब प्राग इतिहास पढ़ेंगे हम। कल को पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। कोशिश करेंगे कल वाली एक वीडियो में हड़प्पा सभ्यता खत्म कर दे। कितनी लंबी वीडियो बने, लंबी से मतलब नहीं है हमें चाहिए क्वालिटी चाहिए, कितनी लंबी बने हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कल को पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे पाषाण युग। उसके बाद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जिसके जो हमें लिखा भी मिला है। पहला हो गया जो हमें लिखा मिला ही नहीं, दूसरा हो गया हमें लिखा तो मिला मगर हम पढ़ नहीं सके, तीसरा हमें लिखा भी मिला हम पढ़ भी सके उसे, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक। जो आज हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो कुछ भी हो गया उसको ऐतिहासिक में लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक में आ गया। ऐतिहासिक को भी तीन कालखंडों में बांटा है। पहला आ गया हमारा प्राचीन इतिहास, दूसरा आ गया हमारा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आ गया हमारा आधुनिक काल इतिहास। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ते हैं हम पाषाण युग प्राक इतिहास। एक कोशिश करिए कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बना लीजिए। बाकी नोट्स का पीडीएफ में जो भी पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मगर यदि आप लिखना चाहे अलग से नोट्स अपनी भाषा में बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। और वीडियो जितना हो उसके शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, आपके कुछ डाउट रहते हैं उसका भी कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं पाषाण युग। पाषाण युग पहले तो ये देख लेते हैं क्यों कहा जाता है, क्योंकि पत्थर का युग है ये। क्योंकि इसमें बनाए गए सारे औजार, सारे बर्तन या हथियार पत्थर के पाए गए। पत्थर का पर्यायवाची है पाषाण, इसलिए इसको पाषाण युग कहा गया। पहली बात तो इसकी परिभाषा होगी पाषाण युग क्यों कहा गया। इस पाषाण युग के चार प्रकार हैं, मतलब चार कालखंडों में बांटा पाषाण युग को भी। चार प्रकार कौन से अब हम वही देखेंगे। पहला हो गया इसका पूरा पाषाण काल, दूसरा नंबर का हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरे नंबर का हो गया अपना नव पाषाण काल, और उससे आगे हो गया हमारा चौथे नंबर का और लास्ट नंबर का हो गया ताम्र पाषाण युग। ताम्र मतलब तांबा। ये चार इसके भाग हो गए, मतलब चार प्रकार पढ़ने पड़ेंगे आपको पाषाण युग के। चार कालखंडों में बांटा, पहला पूरा पाषाण आ गया, दूसरा मध्य पाषाण आ गया, तीसरा आ गया नव पाषाण और चौथा आ गया ताम्र पाषाण। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण में पढ़ेंगे हम इसके कालखंड, कहाँ कहाँ इसके स्थल पाए गए, इसकी विशेषताएं क्या है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं इसका कालखंड, मतलब कब से कब तक रहा है। ये रहा आपका 25 लाख साल पहले से, आज से 25 लाख साल पहले से 10,000 साल पूर्व। इसका कालखंड ये रहा कि 25 आज से 25 लाख साल पहले से शुरू हुआ है और 10,000 साल पहले ये खत्म हो गया। उसके बाद चला आपका मध्य पाषाण। पहले इसकी पूरा पाषाण की विशेषताएं देख लेते हैं, ये इसका कालखंड हो गया। उसके बाद इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं क्या है कि सबसे पहले तो ये सबसे लंबा काल है, जो पाषाण काल का सबसे लंबा काल है वो पूरा पाषाण काल है। ठीक है, इसका मतलब जो टाइम पीरियड रहा है वो ज्यादा रहा है, जैसे कि 25 लाख साल ये लगा लो और इसमें 10,000 घटाएंगे क्योंकि 10,000 अब वाली 10,000 पे ही खत्म हो गया, तो 10,000 घटाएंगे 24,90,000 साल ये काल चले आए। विशेषता है सबसे लंबा काल। नंबर एक विशेषता क्या है, सबसे लंबा काल। नंबर दो होगी लोग खानाबदोश थे इस टाइम। खानाबदोश कैसे, जो शिकार करते थे, शिकार करके अपना पेट भरते थे। मतलब उनको कृषि का कोई ज्ञान नहीं था, वो कृषि से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते थे। वो सिर्फ क्या करते थे, खानाबदोश लोग थे, शिकार करते, शिकार करके जो पशु मिला उसको ऐसे ही खा जाते थे। ठीक है, नंबर तीन इसकी विशेषता होगी आग की खोज। इसी काल में आपकी आग की खोज हुई है। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि आग की खोज किस काल में हुई है, तो ये पूरा पाषाण काल में हुई है।
आग की खोज। चौथी विशेषता इसकी क्या रहेगी? चौथी विशेषता कि लोग गुफाओं में रहते थे, गुफावासी लोग। नंबर 5 होगी इसकी गुफा चित्रकाल था ये। गुफा चित्रकाल कैसे? जो गुफाओं में चित्र बनाए जाते थे इसी काल से शुरुआत हुई थी उनकी। जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जो भीमबेटका में जो गुफाएं मिली हैं उनमें भित्ति चित्र मिले। भित्ति चित्र मतलब जो दीवार पे चित्र है, जो पुरातत्व स्रोत का एक भाग है भित्ति चित्र। तो भीमबेटका में वो भित्ति चित्र मिले हैं, वो गुफा चित्र कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको गुफा चित्रकाल भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर 6 और मुख्य विशेषता इसकी है, जो इसके औजार थे, औजारों का आकार बड़ा था। औजार बड़े आकार के। ठीक है जी, ये इसकी मुख्य विशेषताएं रही है। पहले इसका कालखंड हो गया 25 लाख साल पूर्व से 10,000 साल पूर्व तक इसका कालखंड हो गया आज से। उसके बाद विशेषता, पहली विशेषता इसकी होगी सबसे लंबा काल है। उसके बाद खानाबदोश लोग थे इसमें। खानाबदोश मतलब शिकार करके ही अपना पेट पालते थे लोग, कृषि के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद आग की खोज इसी काल में हुई है। उसके बाद गुफावासी लोग थे, मतलब गुफाओं में रहते, तो कोई घर बार नहीं था उनका, कोई कुछ नहीं था, एक जगह नहीं रहते थे, जगह जगह जाकर और शिकार करते थे, जहां से गुफा मिली वहीं रह लेते थे। ऐसा कुछ इस काल में था। उसके बाद गुफा चित्रकाल भी कहलाता है ये। गुफा चित्रकाल मतलब गुफाओं में चित्र मिले हैं, इसी काल से शुरुआत हुई थी उनकी। उसके बाद औजारों का आकार सबसे बड़ा इस काल में था। जो पत्थर के औजार बनाए जाते, पत्थर के हथियार बनाए जाते थे, सबसे बड़े हथियार इसी कालखंड में पाए गए हैं। जो शुरू-शुरू में इंसान था, तो पत्थर के हथियार या फिर पत्थर के औजार बनाने से क्या था, तो पहले तो किसी भी चीज़ का आकार बड़ा ही होता है। जैसे आपका पहले प्रिंटिंग मशीन आई होगी, प्रिंटिंग मशीन बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे पहले कंप्यूटर आया होगा, तो कंप्यूटर भी आपका एक कमरे के साइज़ का था, एक कमरे से भी बड़ा चाहे हो, ऐसा कुछ था। और उसकी मेमोरी थी बहुत कम थी, उसका प्रोसेसिंग पावर भी बहुत कम थी। और अब कंप्यूटर देख लो, एक थैली के आकार का कंप्यूटर आ रहा है, मतलब आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, तो हथेली के आकार का कंप्यूटर आ गया आपका। और पहले कैसा कंप्यूटर था? ऐसे ही इसमें जो पत्थर के औजार थे बहुत बड़े थे, इनका आकार बहुत बड़ा था। जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ते गए, पत्थरों के औजारों का जो साइज है वो घटता गया। ठीक है, ये भी एक इसकी विशेषता है। विशेषता आपने जान ली। अब देख लेते हैं कि इसके स्थल कौन से पाए गए भारत में, जहां इसके अवशेष मिले हैं, जहां से पता लग गया कि हाँ पुरातत्व जो पूरा पाषाण काल था, उस पाषाण के अवशेष यहाँ भी मिले और यहाँ पूरा पाषाण के लोग रहते थे। तो वो पहला हो गया हमारा भीमबेटका गुफाएं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश, भीमबेटका गुफा। उसके बाद नंबर 2 पे आ गया सोहन घाटी। फिर नंबर 3 पे आ गया नर्मदा घाटी। नर्मदा जो आपकी नदी है, उस नदी की घाटी में भी इसके अवशेष पाए गए हैं, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के बाद आपका बेलन घाटी। ये आपके 4 मुख्य स्थल है जो पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है। पूरा पाषाण काल के कुछ अवशेष पाए गए हैं यहाँ। ये 4 ही मुख्य आपके स्थल है। उसके बाद भी कुछ स्थल रह गए, छोटे छोटे स्थल रह गए, वो मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आप पीडीएफ में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। ठीक, ये मुख्य स्थल है भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश। उसके बाद सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और बेलन घाटी, इसमें आपके पूरा पाषाण काल के अवशेष पाए गए। इसके बाद अगले काल पे चलते हैं। अगला काल आपका मध्य पाषाण काल। नंबर 2 पे आ गया आपका मध्य पाषाण काल। पहले जान लेते हैं कि मध्य पाषाण काल क्यों कहा गया है इसे। ये मध्य में पड़ता है ये। ठीक है, आपका जो ताम्र पाषाण है उसको पाषाण काल कई बार नहीं मानते, उसको हड़प्पा सभ्यता में काउंट कर लेते हैं, मगर कई बार मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए नवपाषाण, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण, तीन ही पाषाण काल माने गए। इसमें जो बीच का काल है उसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है, इसलिए बीच का होने के कारण इसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसके कालखंड की बात करें तो इसका कालखंड कालखंड 10,000 वर्ष पूर्व से और 8,000 वर्ष पूर्व तक था। मतलब 10,000 साल पहले से और 8,000 साल पहले तक था। जब पूरा पाषाण काल खत्म हुआ 10,000 साल पहले, ये काल स्टार्ट हो गया मध्य पाषाण काल। उसके बाद ये 8,000 वर्ष पहले खत्म हो गया, मतलब 2,000 साल लगभग ये चला। इसके बाद इसकी विशेषताएं आ जाती हैं। विशेषताएं इसकी उससे थोड़ी अलग होगी, जैसे कि हथियारों या औजारों का साइज छोटा हो जाएगा। उसके बाद कुछ चेंजेस आ जाएंगे समाज में। ठीक है, यही विशेषताओं में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसके कुछ स्थल देखें, स्थल देखने के बाद अगले काल पे। पहली इसकी विशेषता ये एक संक्रमण काल है। पता संक्रमण काल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक संक्रमण की तरह है। संक्रमण जैसे फैलता है, जैसे पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल के बीच एक छोटा सा काल है। छोटा सा काल मतलब 2,000 साल का इतिहास में इतने काल को छोटा सा ही बोला जाता है। 1-2 साल कुछ मायने नहीं रखता इतिहास में। इतिहास में 2-2 4-4 हजार साल भी मतलब छोटे से ही माने जाते हैं।
इसलिए संक्रमण काल कहा जाता है, क्योंकि पुरापाषाण के भी कुछ इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं और नवपाषाण की भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको संक्रमण काल कहा जाता है। मतलब वहां से शुरू होके और नवपाषाण काल पे ये शिफ्ट हो गया। जैसे पुरापाषाण काल, थोड़ा सा पुरापाषाण काल की विशेषताएं पाई जाएगी, थोड़ी सी नवपाषाण काल की विशेषताएं पाई जाएगी। इस तरह इसको संक्रमण काल भी बोला जाता है। उसके बाद औजारों का साइज अपेक्षाकृत छोटा हो गया। अपेक्षा किससे करी है? पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल में यदि 1 किलो का एक हथौड़ा था तो इसमें वो आधा किलो का ही रह गया। औजारों जो आकार है अपेक्षाकृत छोटा हो गया, संक्रमण काल है ही। उसके बाद कृषि का प्रारंभ हो गया था। इस काल में कृषि का प्रारंभ होना शुरू हो गया था। कृषि का आरंभ कह सकते हैं हम, आरंभ भी नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा प्रारंभिक काल कह सकते हैं कृषि का। कृषि प्रारंभिक काल। चौथी विशेषता है इसकी, शिकार के साथ मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया था लोगों ने। पांचवी विशेषता होगी इसकी कि लोगों ने झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया था, मतलब गुफाओं से लेकर के झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया था। ये भी एक मुख्य विशेषता है। नंबर 6 है इसकी, कुत्ता एक पालतू पशु बन गया था इसमें। मतलब सबसे पहला जो पशु पालतू बनाया था वो कुत्ता बनाया था, और कुत्ता इसमें एक पालतू पशु बन गया था। ये 6 विशेषता होगी। पहली संक्रमण काल है, दोनों कालों के बीच की, पुरापाषाण काल के बीच और नवपाषाण काल के बीच। उसके बाद औजारों को आकार इसका छोटा हो गया था, अपेक्षाकृत छोटा कह सकते हैं। छोटा बिल्कुल नहीं छोटा हो गया था, तो नवपाषाण काल में आ गया हुआ है। अपेक्षाकृत छोटा हो गया था, किसके अपेक्षाकृत? पुरापाषाण काल से छोटा हो गया है। उसके बाद कृषि का प्रारंभिक काल बोल सकते हैं इसको। कृषि की मतलब थोड़ी थोड़ी सी वो हो गई थी कि सुरसुराहट सी हो गई थी कि हाँ कृषि चालू हो गई है एक आधी जगह। उसके बाद मछली पकड़ना लोगों ने शुरू कर दिया शिकार के साथ। जैसे पहले बड़े शिकार करते थे लोग, या कुछ भी जंगल में जाके शिकार कर लिया, मछली नहीं पकड़ते थे पुरापाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में आके लोग मछली भी पकड़ने लग गए थे। उसके बाद झोपड़ियों में निवास शुरू कर दिया था लोगों ने। मतलब पहले गुफाओं में रहते थे, पुरापाषाण काल में गुफाओं में, इसके बाद झोपड़ियों में रहना लोगों ने शुरू कर दिया था। उसके बाद कुत्ता पालतू पशु बन गया था। मतलब पहला पालतू पशु क्या था? कुत्ता। और वो कुत्ता पालतू पशु किसी में बना? मध्यपाषाण काल में। ये बातें याद रखने योग्य है और इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए आप, कि आगे आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद इसके स्थल की बात कर लेते हैं कि भारत में कौन से इसके स्थल पाए गए जहां मध्यपाषाण काल के अवशेष पाए गए। पहला हमारा बगेर, बगेर राजस्थान। उसके बाद हो गया लंगनाज, फिर हो गया हमारा आदमगढ़। बगेर आपका राजस्थान में पड़ेगा, लंगनाज पड़ेगा आपका गुजरात में, आदमगढ़ पड़ेगा मध्य प्रदेश में, एक रह गया सराय नाहर राय, ये हो गया आपका यूपी में। ठीक है, ये 4 स्थल आपके मुख्य मिले। 4 स्थल उसमें मिले, सोहन घाटी, नर्मदा घाट जो पुरापाषाण काल के, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, भीमबेटका की गुफाएं और एक बेलन घाटी। ठीक है, इसमें भी 4 स्थल मिले। पहला मिला बागेर राजस्थान, उसके बाद लंगनाज गुजरात, आदमगढ़, आदमगढ़ मिला आपका मध्य प्रदेश में, उसके बाद सराय नाहर यूपी में मिला। ठीक है, 4 स्थल ही इसके मिले हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल हमने देख लिया। अब देखते हैं नवपाषाण काल। पहले देखेंगे हम इसका कालखंड। जैसे उसका कालखंड था 10,000 साल पहले से और 8,000 साल पहले, तो ये 8,000 साल पहले से शुरू हुआ, 8,000 वर्ष पूर्व से कब तक? 4,000 वर्ष पूर्व तक ये इसका कालखंड रहा है। मतलब जो पहला अपना पूरा पाषाण काल था उसका 1 लाख, सॉरी, उसका 25 लाख साल पूर्व से और 10,000 साल पूर्व तक था। जो अपना मध्य पाषाण काल था वो 10,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक था, और जो नव पाषाण था वो 8,000 साल पहले से 4,000 साल पहले तक था। ठीक है, इसी तरह आपको कड़ियों को जोड़ लेना, जैसे कड़ियों को जोड़ोगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है, उसके बाद इसके स्थल देखें। पहली विशेषता इसकी, कृषि का प्रारंभ हो गया था, कृषि का विकास हो गया था, कृषि विकास। दूसरी विशेषता, पहिए का आविष्कार हो गया था। इसी वीडियो में मैंने बताया था कि आग की खोज हुई थी, किस काल में हुई थी? कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि पहले बता रखा है ये मैंने। तो आग की खोज किस काल में हुई थी ये आपको कमेंट करना है। स्थायी गांव बसने लगे थे इसमें, स्थायी गांव बसने लगे थे। पहले में क्या था? पूरा पाषाण काल में गुफा में लोग रहते थे, फिर झोपड़ियों में रहने लगे, अब स्थायी गांव लोगों के बसने लगे। ठीक है, इसका मुख्य विशेषता पहला हो गया कृषि का विकास हो गया था, दूसरा पहिए का आविष्कार हो गया, तीसरा स्थायी गांव बसने लगे थे। उसके बाद स्थायी गांव के बाद क्या हुआ? स्थायी गांव के बाद आएगा आपका पशुपालन शुरू हो गया था। जैसे पहले मध्य पाषाण में सिर्फ कुत्ता पाला था इंसान ने पहली बार, तो
इसमें पशुपालन शुरू हो गया था। गाय, भेड़, बकरी, भैंस लोगों ने रखना शुरू कर दिया था, अपना पशुपालन शुरू कर दिया था। उसके बाद पांचवी विशेषता होगी कताई और बुनाई। कताई बुनाई इसकी पांचवी विशेषता होगी। वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हो गई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली आपको पता होगी। वस्तु विनिमय प्रणाली वो होती है जैसे कि किसी व्यक्ति को अनाज की जरूरत है और मुझे जूते की जरूरत है, उसके पास जूते हैं और मेरे पास अनाज है, तो मैं अपना अनाज और जूते का आदान प्रदान कर सकता हूँ। आदान प्रदान, यही प्रणाली आदान प्रदान करने की, मतलब चीज के बदले चीज लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली है। वस्तु का विनिमय करना, आदान प्रदान करना एक दूसरे में, मतलब कि कुछ चीज लेके कुछ चीज देना, ये वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हो गई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली आपकी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ये आपकी मुख्य विशेषताएं थी। इसके बाद स्थल देख लेते हैं, इसके स्थल कौन से हैं। चार विशेषता, मतलब इसकी 6 विशेषताएं थी। उससे पहले आपने मध्य पाषाण काल की विशेषताएं देखी, पूरा पाषाण काल की विशेषताएं देखी। अब इसकी विशेषताएं भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम स्थल पे आते हैं। स्थल कौन से। स्थल में पहला आपका मेहरगढ़ हो गया। मेहरगढ़, मेहरगढ़ सबसे मुख्य स्थल है ये, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा लगती है ना, वो आपका वहां मेहरगढ़ पड़ता है। वो मेहरगढ़ से नवपाषाण काल के कुछ अवशेष मिले हैं। वहां सबसे पहले कृषि करी गई थी, और कृषि किस चीज की करी गई थी? जौ की कृषि करी गई थी, ठीक है। इसलिए मेहरगढ़ फेमस है। सबसे पहले कृषि कहाँ करी गई थी? मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ में किस चीज की कृषि करी गई थी? जौ की कृषि। मतलब सबसे पहले किस फसल की कृषि करी गई? जौ की, ठीक है। ये बात आपको नोट रखनी है कि सबसे पहले किस फसल की कृषि करी गई? जौ की। और सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया? कुत्ता, ठीक है। कुत्ता सबसे पहले पाला गया। उस यदि कृषि में बात करें, फसल में बात करें, तो जौ की सबसे पहले कृषि करी गई। पहला हो गया आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद हो गया आपका बुर्ज होम। ये आपका जे के में पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा, जे एंड के, जम्मू कश्मीर में। इसकी विशेषता मुख्य यह है कि बुर्ज होम में आपके कुछ अंडरग्राउंड घर मिले थे। मतलब अंडरग्राउंड घरों में लोग सर्दी से बचने के लिए रहते थे। ये बुर्ज होम की विशेषता है। उसके बाद चिरांद। चौथा आपका कोल्डी हावा, ये आपका यूपी में पड़ेगा। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें चावल की सबसे पहले कृषि करी गई, ठीक है। चावल की भूसी पाई गई थी यहाँ। भूसी मतलब चावल की, जैसे चावल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो अवशेष बच जाता है उसको चावल की भूसी बोलते हैं। चावल की भूसी यहाँ से कोल्डी हवा से पाई गई थी, ठीक है। सबसे पहले चावल की फसल कहाँ करी गई? कोल्डी हवा में। और सबसे पहले जौ की फसल, या सबसे पहले फसल कहें तो मेहरगढ़ में, ठीक है। ये बात आपको नोट रखनी है। ये आपके स्थल थे मुख्य। उसके बाद ताम्रपाषाण युग आ गया। पहले करते हैं बात ताम्रपाषाण युग के कालखंड की। कालखंड इसका रहा 4000 साल पहले से, जब नवपाषाण काल खत्म हुआ उसके बाद ताम्रपाषाण काल शुरू हुआ, 4000 वर्ष पूर्व। और कब खत्म हुआ है? 1500 ईसा पूर्व। ये ईसा या ईसा पूर्व, जो ईसवी या ईसा पूर्व आपकी सालों के पीछे लिखे होती है, ये कल की वीडियो में आपको समझाएगी ईसा या ईसा पूर्व क्या होता है। कल हड़प्पा सत्ता पढ़ेंगे, उसमें ही ईसा या ईसा पूर्व पढ़ेंगे, क्योंकि ईसा पूर्व के हम आसपास लग चुके होंगे, इसलिए ईसा या ईसा पूर्व उस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में फिर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ताम्रपाषाण युग का जो कालखंड रहा आपका 4000 वर्ष पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रहा है, ठीक है। फिर इसकी विशेषताएं आ जाती हैं। पहली विशेषता थी इसके पत्थर प्लस तांबे के औजार बनने लगे। पत्थर प्लस तांबे के औजार बनने लगे। उसके बाद बड़े गांव हो गए। गांव का आकार आपका बड़ा हो गया। कृषि और पशुपालन में विस्तार हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि टाइम के साथ तो कृषि और पशुपालन, कोई भी काम शुरू हो जाए तो टाइम के साथ तो बढ़ता ही है। तो नंबर 4 है इसकी विशेषता, रंगीन मिट्टी के बर्तन। मतलब पहले एक तरह की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, अब रंगीन बर्तन बनाने जाने लगे। पहले जैसे मिट्टी के ही बर्तन बनाए जाते थे। हमने मटके देखे होंगे, मटके लगभग लाल कलर के होते हैं, इनके ऊपर काली काली स्याही सी लगी होती है। इसलिए लगी होती है क्योंकि ताम्रपाषाण युग में स्टार्ट हुआ था रंगीन बर्तन। और उसके बाद धातु कर्म। लोग पत्थर के साथ अब धातु के बारे में भी जानने लगे थे। धातु को पिघला के उसके औजार वगैरह या उसके वो बनाने लगे थे, उसके बर्तन वगैरह बनाने लगे थे। इसलिए धातु क्रम भी इसमें स्टार्ट हुआ। इसमें क्या कि तांबे के औजार आ गए, बड़े गांव हो गए, कृषि पशुपालन को विस्तार मिला। उसके बाद रंगीन बर्तन आ गए। उसके बाद धातु क्रम जो स्टार्ट हुआ, धातु के बर्तन, मतलब धातु पिघला के जो वस्तुएं बनानी है, वो इसी काल में हुआ। इसके बाद इसके स्थल पे आ जाते हैं। पहला स्थल है इसका इमाम गांव। इमाम गांव आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा ये, और सबसे फेमस है ताम्रपाषाण युग के लिए। वैसे नवपाषाण युग में भी कह देते हैं, एनसीईआरटी में नवपाषाण युग में कह रखे, नवपाषाण काल है जो आपका, उस युग में कह रखा है ये, मगर यहाँ ताम्रपाषाण युग में पढ़ेंगे हम, ठीक है। नंबर 4 पे आपका ताम्रपाषाण युग। यहाँ में थोड़ी गलती हो गई थी। इमाम गांव। उसके बाद आहार।
आहार है आपका राजस्थान में। उसके बाद मालवा। मालवा का प्रदेश तो आपने सुना ही होगा, मालवा का प्रदेश है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, ये आपके कुछ मुख्य स्थल है। उसके बाद एक स्थल रहेगा कायथा। ये स्थल भी ताम्रपाषाण युग का स्थल है, ठीक है, कायथा। ये नोट कर लीजिए, ये कायथा, ये भी ताम्रपाषाण युग का स्थल है। ये 4 स्थल हो गए और ये इसकी 5 विशेषताएं होगी, इस तरह आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे चारों कालों की तुलना, मतलब किस किस काल में क्या क्या रहा, थोड़ा शॉर्ट रिवीजन करेंगे जिससे आपको सारा कुछ एकदम से याद हो जाए। देखिए, चारों कालखंडों की, हम चारों कालों की, चारों जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल है, चारों पाषाण काल हैं जो, उनकी हम तुलना करेंगे। इसके आधार अपने रहेंगे जीवन के आधार पर कि जीवन किस प्रकार का था। उसके बाद भोजन किस प्रकार का था। उसके बाद औजार किस प्रकार के थे। उसके बाद पशुपालन था या नहीं था। ठीक है, पहले में जीवन पे आ जाते हैं। पहले वाले का जीवन जो पूरा पाषाण काल में था, खानाबदोश जीवन था। खानाबदोश जीवन था। उसके बाद मध्य पाषाण में आया थोड़ा सा, क्योंकि खानाबदोश लोग थे, गुफाओं में रहते थे। मध्य पाषाण में क्या आ गया, थोड़ा सा फर्क आ गया कि यहाँ लोग स्थायी रहने लगे, झोपड़ियों में निवास करने लगे, इसलिए अर्ध स्थायी बोल सकते हैं हम, अर्ध स्थायी। नवपाषाण काल में क्या हो गया आपका, स्थायी जीवन हो गया। और ताम्रपाषाण में हो गया आपका बड़े गांव। इस तरह हम इनको अलग अलग तुलना कर सकते हैं। जैसे पहले में खानाबदोश था, गुफा में लोग रहते, उसके बाद अस्थायी हो गए, मतलब झोपड़ियों में रहने लग गए। यहाँ झोपड़ी डाल ली, यहाँ खेती कर ली, थोड़ी दूर जाके झोपड़ी डाल ली, फिर वहां खेती कर ली, जैसे मौसम के हिसाब से। उसके बाद स्थायी गांव बसने लग गए थे नवपाषाण काल में। और उसके बाद बड़े गांव हो गए थे किसमें, ताम्रपाषाण काल में। उसके बाद दूसरा आधार रहेगा हमारा भोजन। ठीक है, भोजन का आधार पहला हो गया, जैसे पूरा पाषाण काल में आपका भोजन था पूरा शिकार पे डिपेंड था, मतलब शिकार पे ही लोग शिकार करके ही अपना भोजन पूरा कर पाते थे। ठीक है, पहले में हो गया आपका शिकार। दूसरे में होगा शिकार प्लस कृषि। मध्य पाषाण में क्या हो गया था आपका, शिकार भी करते थे लोग और कुछ कृषि की तरफ भी शिफ्ट हो रहे थे। तीसरे थी, शिकार की जगह लोग ज्यादा कृषि में, क्योंकि स्थायी गांव बसने लगे थे, स्थायी गांव बसेंगे तो वो कृषि भी करेंगे। ठीक है, अपने आसपास, गांव के आसपास कृषि करने लगे थे, इसलिए स्थायी गांव, ये कह सकते हैं कृषि के कारण स्थायी गांव हुए, या स्थायी गांव के कारण कृषि में ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, कृषि में ज्यादा इस काल में विकास हुआ, इसलिए यहाँ का भोजन क्या हो गया, कृषि से रिलेटेड भोजन। ठीक है, और ताम्रपाषाण में भी आपका कृषि से रिलेटेड भोजन था। ठीक है, भोजन की बात करें, पहले में शिकार करते थे लोग, शिकार से ही जो मांस मिट्टी मिलता था वही खाते थे। उसके बाद शिकार भी करते थे और कृषि भी करते थे। पारंपरिक कृषि भी यहाँ शुरुआत हुई थी कृषि की। उसके बाद लोग कृषि पर शिफ्ट हुए, मतलब शिकार पे बहुत कम थे लोग और कृषि पे ज्यादा थे नवपाषाण काल में। और ताम्रपाषाण काल में सारा कुछ कृषि का था। इसी तरह जो आपका आधार भोजन है, मतलब भोजन किस प्रकार का लोग होगा, ये अपने चारों कालों की तुलना कर ली। उसके बाद औजार देखते हैं कि औजार में क्या क्या फर्क आया, क्या क्या मतलब चेंजेज हुए, इसमें तुलना करते हैं थोड़ी। औजार पहले में बहुत बड़े थे, उसके बाद माइक्रो आ गए। माइक्रो मतलब इससे थोड़े छोटे हो गए, अपेक्षाकृत छोटे हो गए इससे। उसके बाद नवपाषाण काल में बहुत छोटे, बहुत छोटे या तिखे। ताम्रपाषाण में क्या आ गया, ताम्रपाषाण में आपका आ गया कि औजारों का साइज तो छोटा हुआ ही, साथ में औजार धातु के बनने लगे, पहले पत्थर के बनते थे। इसलिए मैंने पहले बताया था कि ये संक्रमण काल है, या ये बीच का मध्य काल है। इसलिए मध्य काल है क्योंकि ये पूर्णतः पाषाण काल नहीं है। क्यों नहीं है पूर्णतः पाषाण काल, क्योंकि इसमें तांबा आ गया था, धातु क्रम आ गए थे इसमें, तो पूर्णतः पाषाण काल कैसे होएगा। इसलिए कि औजार हैं जो आपके तांबे के बनने लगे। ठीक है, ताम्र औजार कह सकते हैं इसको, ताम्र औजार। उसके बाद पशुपालन देख लेते हैं। पहले में कोई पशुपालन नहीं था, नहीं कह सकते हैं पहले में कोई पशुपालन नहीं था, मतलब पूरा पाषाण काल में कोई पशुपालन नहीं हुआ। मध्य पाषाण काल में कुत्ता पालतू बनाया इन्होंने, कुत्ता ही बनाया अभी तक पालतू, मतलब पशुपालन यहाँ भी नहीं था। उसके बाद नवपाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया था। ये पहले में कोई पशुपालन शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि शिकार करके लोग खाते थे, उन्हें पशुपालन का पता ही नहीं था। पशुपालन जब से शुरू हुआ तभी से स्थायी लोग रहने लगे, गांव बसने लगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे में कुत्ता ही पशुपालन के रूप में था, जो पशु लगा लो या फिर इनका वफादार लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये पशु के रूप में कुत्ता ही रखते थे बस। और उसको भी पालना नहीं था, कहीं यहाँ से रोटी मिल गई यहाँ खा लिया, वहां से रोटी मिल गई वहां खा लिया, ऐसे कुत्ते का जीवन व्यतीत हो रहा था। उसके बाद नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में पशुपालन पूर्णतः शुरू हो गया था, लोग कृषि के साथ पशुपालन भी करने लग गए थे। उसके बाद जो आपका ताम्रपाषाण काल आया, ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ कि व्यापक रूप से पशुपालन लोग करने लगे, मतलब पशुपालन, कृषि और पशुपालन की तरफ शिफ्ट हो गए और शिकार उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए व्यापक।
ये थी आपकी चारों कालों की तुलना। अब एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट में कि आपकी जो कृषि की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, उस जगह का नाम बताइए और उस जगह पे सबसे पहली फसल कौन सी उगाई गई थी। कमेंट में आप सभी को, यदि वीडियो ध्यान से आपने देखी है, यहाँ तक आप आ गए हैं, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर पता होगा। इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके और मेरा भी हौसला बढ़ा दीजिए कि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ उस दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि वीडियो ज्यादा फैलेगी, वीडियो ज्यादा फैलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा जी, हमें मोटिवेशन मिलेगा तो और भी ज्यादा हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इससे आपका ही फायदा है और हमारा ही फायदा है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब भी पैसे तो देता नहीं, ये शेयर शोर देख के थोड़ा सा व्यू व्या देख के खुश हो जाएंगे, दिल से खुश कर दीजिए। पढ़ा रहे हैं आपको, थोड़ा फ्री में पढ़ा रहे हैं, पैसे तो अभी ले नहीं रहे। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली वीडियो आएगी कहाँ से पढ़ोगे भाई साहब।